इजराइल दुनिया में अपनी तकनीक और बेखौफ सेना के लिए मशहूर है। अक्सर कई किस्से ऐसे सामने आते रहते हैं जो बताते हैं कि इजराइल अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इन्हीं में से एक था ऑपरेशन एंतेबे, जिसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी कहा गया। 4 जुलाई 1976 को हुए इस ऑपरेशन को इजरायली इतिहास के सबसे कठिन ऑपरेशन में से एक कहा गया है, जब अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए इजरायली लड़ाकू सबसे खूंखार शासक के देश में चले गए और अपने लोगों को बचा लिया। वो किस्सा क्या था और कैसे इजराइल ने ये कारनामा किया था? ये एक सामान्य दिन था। तारीख थी 27 जून 1976, जब तेल अवीव से पेरिस के लिए एयर फ्रांस के एक विमान ने उड़ान भरी। इस विमान में करीब 248 यात्री मौजूद थे। इसके अलावा करीब 1 दर्जन क्रू मेंबर थे। विमान अपने तय रूट के मुताबिक एथेंस में रुका, क्योंकि यहाँ पर उसे तेल भरवाना था। यहाँ से तेल भरवाने के बाद विमान उड़ा, लेकिन इस उड़ान के कुछ देर बाद ही विमान में 4 लोग अचानक से खड़े हो गए। सभी ने बंदूकें तान दी। एक व्यक्ति ने पायलट के पास पहुंचकर विमान को अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया। जिन 4 आतंकवादियों ने इस फ्लाइट को कब्जे में लिया था, उनमें से 2 जर्मन थे और अन्य 2 फिलिस्तीनी थे। जर्मनी वाले आतंकी रिवॉल्यूशनरी सेल्स के सदस्य थे, जबकि फिलिस्तीन वाले पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के सदस्य थे, जिनका मकसद फिलिस्तीन को अपनी पहचान दिलाना था। खैर, विमान जब आगे बढ़ने लगा तब चारों आतंकियों में से एक महिला ने तुरंत एक ग्रेनेड निकाला और सभी लोगों को धमकी दी कि वो उनका सहयोग करें, वरना तुरंत फ्लाइट को उड़ा दिया जाएगा। विमान में हलचल मच चुकी थी। इसी बीच एक आतंकी ने पायलट के पास पहुंचकर निर्देश दिया कि विमान को लीबिया के शहर बेनगाजी में ले जाए। यहाँ पर विमान को करीब 7 से 8 घंटे के लिए रोका गया था। इस सबके बीच ये बात फैल चुकी थी। शुरुआत में ये दिक्कत सिर्फ फ्रांस की लग रही थी, लेकिन जब मालूम पड़ा कि विमान में मौजूद यात्रियों में करीब 100 यात्री यहूदी है, जिनमें से 90% इजराइल के नागरिक है, तब इजराइल इस मामले में एक्टिव हो गया। इस सबके बीच हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड हर किसी के सामने रखी। उन्होंने करीब 50 से अधिक फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग की, जो इजराइल और अन्य जेलों में बंद थे। कहा गया कि अगर इन सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया, तब सभी यात्रियों को सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। हाईजैकर्स की डिमांड के बाद इजराइल और फ्रांस की एजेंसियां एक्टिव हो गई, और इस बीच हाईजैकर्स ने युगांडा के शासक से संपर्क साधा। तब युगांडा की कमान ईदी अमीन के हाथ में थी, जो अपने खूंखार व्यवहार के कारण मशहूर था। किस्से थे कि वहाँ इंसानों का मांस खा जाता था। ईदी अमीन ने अपनी सहानुभूति हाईजैकर्स के साथ जताई और विमान को युगांडा के एंतेबे ले आया गया। अब जब हाईजैकर्स की डिमांड सामने आ गई थी, तब इजराइल ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए प्लान बनाना शुरू किया। इजराइल में हंगामा होने लगा और लोगों की मांग थी कि आतंकियों से बात कर लोगों को छुड़ा लिया जाए, लेकिन इजराइल की नीति रही थी कि वहां कभी आतंकियों से बात नहीं करता है, यानी इस पार या उस पार। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री रॉबिन थे, जब कैबिनेट में मंथन शुरू हुआ कि इन्हें कैसे बचाया जाए, क्योंकि इजराइल और एंतेबे की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में शुरुआत में कोई बचाव ऑपरेशन चलाना मुश्किल लग रहा था। तब पता लगा कि युगांडा के ईदी अमीन को नोबेल शांति पुरस्कार की ख्वाहिश थी। इजराइल ने ऑफर दिया कि सभी यात्रियों को छोड़ दे तो वहाँ सम्मान दिलवा सकते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। उसके बाद इजराइल ने अन्य ऑप्शन पर काम शुरू कर दिया। इस सबके बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक्टिव हो चुकी थी और हाईजैकर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स इकट्ठा की जा रही थी और किसी बचाव ऑपरेशन को लेकर प्लानिंग की जा रही थी। लगातार दिन बीत रहे थे और कई तरह के प्लान बनाए जा रहे थे। इस बीच हाईजैकर्स ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सभी बंदियों को 2 भागों में बांट दिया, यानी यहूदियों को अलग किया और बाकी सबको अलग कर दिया। इसके बाद गैर यहूदियों को छोड़ना भी शुरू कर दिया। इससे साफ हो गया कि हाईजैकर्स का निशाना सिर्फ और सिर्फ इजराइल था। ऐसे में अब जो भी करना था वो तुरंत ही करना था। पहले सोचा गया कि पानी के रास्ते कुछ जवान भेजे जाएं, जो एंतेबे पहुंचकर बचाव ऑपरेशन चलाए, लेकिन ये सफ़र लंबा था। ऐसे में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद मोसाद और इजरायली वायुसेना ने मिलकर प्लान बनाया। करीब 200 जवानों की टीम को तैयार किया गया और फाइनली यही तय हुआ कि कुछ विमान में ये सभी जवान एंतेबे पहुंचेंगे और अपने नागरिकों को बचाने का काम करेंगे। जब ये प्लानिंग हो रही थी, तब मोसाद को एक खास जानकारी मिली। पता चला कि ईदी अमीन कुछ दिन के लिए अपने देश से बाहर जा रहा है। बस इजराइल के लिए यही मौका था। तय हुआ कि 3 और 4 जुलाई को
ये ऑपरेशन किया जाएगा। इजराइल ने हाईजैकर्स से बात करके रिहाई की डेडलाइन को 4 जुलाई तक करवाने के लिए मना लिया। 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट की मीटिंग हुई। ऑपरेशन एंतेबे यानी कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट को मंजूरी दी गई। इजराइल वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी और वो लाल सागर होते हुए युगांडा के लिए रवाना हुए। रास्ते में 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहले दुश्मन के रडार में आने से बचना और इतने लंबे सफर के लिए विमान में तेल भरना। समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ाया गया जिससे रडार से बच गया और हवा में ही अन्य विमान की मदद से मिशन वाले विमान में तेल भरवाया गया। 4000 किलोमीटर के सफर के बाद इजरायली सैनिक एंतेबे पहुंचे। अंधेरा हो चुका था। जैसे ही सैनिक उस एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां बंदियों को रखा गया था, युगांडा की सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इजरायली सैनिकों ने एक कार का इंतजाम किया था जो ईदी अमीन की गाड़ी से मिलती जुलती थी ताकि युगांडा के सैनिक उन पर हमला ना करें, लेकिन उनका ये प्लान फेल हुआ। ऐसे में अब इजरायली सैनिकों ने तुरंत ही उस जगह धावा बोल दिया जहां पर बंदियों को रखा गया था। इजराइल के लड़ाकुओं ने दुश्मनों को मारना शुरू किया, लोगों को निकालने का बंदोबस्त किया। लड़ाकुओं ने सभी हाईजैकर्स को मार दिया। युगांडा के कई सैनिक भी मारे गए। इजरायली नागरिकों को तुरंत विमान में लाया गया और सभी को बचा लिया गया। इस पूरे मिशन में इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया था जिसका नाम था योनातन नेतन्याहू था। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले बेंजामिन नेतन्याहू उनके भाई थे। योनातन इजराइल का हीरो बन गया था जिसने 30 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इजराइल ने अपने सभी नागरिकों को बचा लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।